Hello everyone, I hope you all are well. So today we will discuss about the Samrat Ashok, who was the son of the king Bindusar and who was the grandson of the king Chandragupta Maurya. So सम्राट अशोक, जिनको अशोक का द ग्रेट भी बोला जाता है और अशोक महान भी कहते हैं। तो सबसे बात आती है अशोक। अशोक का क्या मतलब होता है? अशोक यानी अशोक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कोई शौक ना हो। अशोक अशोक मतलब जिसको है किसी भी तरह का जिसको कोई शौक ना हो। अब आती है बात कि सम्राट अशोक नाम जो है ये किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है मास्की अभिलेख में और एक जो है गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। साथियों, सबसे पहले बात आती है अशोक का जो है जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी शुभद्रांगी जी जो है वो अंग देश की राजकुमारी हुआ करती थी। कहाँ की? अंग देश की। अंग की राजधानी क्या हुआ थी? चंपा की। यानी अगर ऑप्शन में अंग आए तो अंग कर देना, चंपा आए तो चंपा कर देना। तो ये कहाँ की? अंग या चंपा की। अंग देश की राजधानी चंपा की राजकुमारी हुआ करती थी शुभद्रांगी जी। बिंदुसार इनके पिता थे। कहते हैं ये 100 भाई हुआ करते थे। अनेक इतिहासकार ऐसे मानते हैं परंतु बहुत सारे नहीं भी मानते। अब 100 भाई थे तो कहते हैं ये जो है ना अपने 99 भाइयों को मार के उनकी सर्विस करके राजा बना था। जो एक बचा था ना जिसका नाम क्या था? तिष्य। तिष्य जो है, तिष्य इसका एक ऐसा भाई था जिसको इसने नहीं मारा था। एंड इससे अशोक से जो बड़ा था ना इसका भाई, उसका नाम था सुशीम। सुशीम को मारकर इसने जो है साथियों गद्दी हासिल करी थी। और इसने जो है ना अनेकों बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि इसने जो है ना अपने भाई सुशीम को किसकी हेल्प से मारा था? तो इसका मंत्री था विक्रम भट्ट और राधा गुप्त। तो साथियों विक्रम भट्ट एंड राधा गुप्त की हेल्प से ये जो है क्या बने थे? राजा बने थे। अशोक राजा बनने से पहले अवंतिका के राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के? अवंतिका के ये जो ना राज्यपाल हुआ करते थे। अवंतिका जो अपना मध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो अशोक जो है वहां के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है। जब राजा बिंदुसार की एज ज्यादा हो गई एंड इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो साथियों इनका जो है ना अब सुशीम को बुलाकर ये गद्दी देने वाले थे कि इनके मंत्री राधा गुप्त और विक्रम भट्ट ने जो है ना इनको क्या किया? इनकी हेल्प करी, इनको बुलाया एंड फिर जो है अशोक के साथ रणनीति रची। फिर जो है सम्राट अशोक ने जो है फिर अपने भाइयों को मार करके सुशीम वगैरह सबका खात्मा करके जो है खुद राजा बन गए और खुद जो है गद्दी हासिल करी। मतलब अशोक जिसको हम महान कहते हैं वो उनको शुरू से ही महान नहीं माना जाता। वो पहले महान नहीं थे। उनके जो है कर्म भी, उनकी नीयत भी, उनका हृदय परिवर्तन ये सब कुछ बाद में हुआ था। सब चीजें बाद में बदली गई थी। इनको जो है ना कई बार चंड अशोक भी कहा जाता था। पहले अशोक को जो है चंड अशोक भी कहा जाता था क्योंकि एक बार कहते हैं इन्होंने जो है ना 500 औरतों को मरवा दिया था। 500 औरतों को मरवा दिया था एक बार इन्होंने। और एक बार आता है कि साथियों उधर तक्षशिला वाली साइड जो है ना एक बार विद्रोह हो रहा होगा जब बिंदुसार जी जीवित थे, तो उन्होंने सुशीम को भेजा। सुशीम के पास विद्रोह शांत नहीं हुआ, फिर उन्होंने अशोक को भेजा। अब अशोक जब गए तो अशोक के जाने से जो है ना वहां पर और ज्यादा जो है विद्रोह भड़क गया। तो अशोक ने क्या किया? पूरे नगर में उनको बुलाया कि बताओ विद्रोह शांत करना है नहीं, शांति करोगे या नहीं? तो साथियों उनमें से जो है ना कोई नहीं मान रहा था। अशोक ने क्या किया? सामने से 4-5 लोग उठा करके जो है ना सबके सामने ऐसे उनकी गर्दन कट करके एंड उनकी मुंडी जो है ऐसे लटकाई एंड फिर जो है सबके सब में भगदड़ मच गई। उसके बाद से वो जो है वो वहां का भी विद्रोह मतलब शांत कराए। अब वो विद्रोह शांत कराए इसका मतलब क्या है कि वो जो है सुशीम से ज्यादा शक्तिशाली थे।
तो इसका मतलब सुशीम को जो है खतरा था, क्योंकि सुशीम इनके बड़े भाई थे, परंतु वो भी जो है गद्दी का उनके मन में भी लालच था। फिर इन्होंने जो है रणनीति से अपने भाई को मार दिया, अपने 99 भाइयों को जो है मार दिया, एंड सिर्फ तिष्य को बख्शा था इन्होंने। फिर ये जो है राजा बन गए। अब आता है कि अशोक ना, इनका एक तीव्र नाम का लड़का होता था, एक तीव्र नाम का लड़का होता था, उनको जो है ना इसने अपना धर्म का बेटा बनाया था। क्योंकि कहते हैं एक बार अशोक का जो है रथ जा रहा होगा, तो तीव्र नाम का लड़का जो है ये उनके रथ के नीचे आ जाता है। फिर अशोक जब अपनी रोकते हैं ना यात्रा को, कि पीछे देखते हैं कि बच्चे के क्या होगा, तो वो बच्चा ना हंसने लग गया था। तो अब जाहिर सी बात है, जब देखेंगे अशोक कि इतना जो है भाई बहादुर बच्चा है ये, मतलब रोया नहीं बिल्कुल भी, एंड इसने एक बहादुरी का परिचय दिया, तो इन्होंने जो है इसको अपना धर्म का बेटा बना लिया था, एंड इसको खूब सारा इनाम भी दिया था, जिसका नाम क्या था, तीव्र। वही बात है साथियों की दुनिया माने जोरों को, कोई न माने कमजोरों को। अब आता है कि जो सम्राट अशोक है ना, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता अशोक थे, पिता माता का नाम इनकी शुभद्रंगी था। अब आता है कि तो सम्राट अशोक ने जो है ना साथियों, इनका जो है राजारोहण ये हुआ था साथियों 273 ईसा पूर्व। एंड जो इनकी कोरोनेशन थी, मतलब जो इनका राज्याभिषेक था, जो इनकी कोरोनेशन थी वो हुई थी साथियों 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व, ये 273 ईसा पूर्व। अब आता है मतलब ये जो है जब जब राज्य इतने पहले से संभालने लग गए थे, तो इन्होंने जो है 4 साल बाद क्यों अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि साथियों अनेक ऐसे मानते हैं कि ये 4 साल जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में ले रहे थे, भी एक राजा कैसे चलाता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने शासन को। कहीं कहते हैं कि ये जो है अपने भाइयों को जो है निपटाने में लगे रहे 4 साल, इसलिए इनको जो है इनको 99 भाई मारने थे अपने। मतलब इस पे जो है बहुत सारे इतिहासकारों का आपस में बहस है, आपस में जो है कोई भी इस बात को पूर्णतः सत्य नहीं मानता है। बाकी जो भी हमने साथियों पढ़ा है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा एक और बात साथियों, हम जितने भी लेक्चर कर रहे हैं, एक भी इनमें से जो जितना भी ये कंप्लीट लेक्चर है, आपको किसी भी एक सिंगल बुक में ये नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चों हम काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ करके फिर उनमें से जो है एक एनालिसिस तैयार करते हैं। ठीक है, सो जो जितना भी इम्पोर्टेंट होता है वो सारा का सारा आपको करा देते हैं पूरी डिटेल में, ताकि आप छोटे लेवल से लेकर के हरियाणा के किसी भी छोटे पेपर से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के बड़े एग्जाम को किसी को भी आप जो है दे पाए, किसी में भी अपीयर हो पाए। साथियों हम जो है इससे जितना भी करेंगे वो जो है इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, फुल डिटेल है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी इतनी बात है। अब आता है कि जब इनका है ना राज्याभिषेक हुआ था साथियों 269 ईसा पूर्व में, एंड इन्होंने जो है ना एक आता है सबसे जो फेमस युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग साथियों जो कि उड़ीसा वाला राज्य है। तो साथियों जो कलिंग है ना, अपना कलिंग उड़ीसा वाला जो राज्य है उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये ना साथियों कब लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व, और ये किसके लिए लड़ा गया था? ये सिर्फ हाथियों के लिए लड़ा गया युद्ध था, हाथियों के लिए। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि साथियों किसने लिखवाया था? चेदी नरेश कलिंग के राजा खारवेल थे। कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था, खारवेल नाम था उनका, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें से इसकी जो है जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब आता है कि जब ये युद्ध हुआ था ना, तो साथियों इसका उस टाइम में राजा कौन था ये, क्योंकि खारवेल तो कुछ सैकड़ों साल बाद आया था इनकी। जब कलिंग के साथ युद्ध हुआ था ना, तो वहां का राजा था साथियों राजा नंदराज। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग तो मारे गए थे, 1 लाख हत्याएं हुई थी, जिसमें 1 लाख लोग जो है उनकी हत्या कह लो, वध कह लो, या मतलब भीषण नरसंहार हुआ था। और 1.5 लाख लोग जो है 1,50,000, 1.5 लाख लोग जो है साथियों वो बंदी बना लिए गए थे। 1.5 लाख लोग उधर बंदी बना लिए गए थे। तो अब जो है अशोक बड़ा ही इससे दुखी हुआ, अशोक इससे जो है इस युद्ध से बड़ा ही दुखी हुआ,
और उसने सोचा कि ये जो है मैं जो है इतना मारकाट मचाई मैंने, ये किसके लिए मचाई? आफ्टर ऑल जब यहाँ से संसार से जाते वक्त जाना खाली हाथ ही है सबने, तो मैंने जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है इतने लोगों की हत्याएं क्यों करवाई? मैंने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनवा दिया, मैंने 1 लाख लोगों की हत्याएं करवा दी, इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, हमारी तरफ के भी सैनिक बहुत सारे घायल हो गए। अब हाथी मुझे चाहिए थे, परंतु जो सैनिक मेरी तरफ से लड़े हैं, जो उनकी तरफ से लड़े हैं, उनके घर वालों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, जिनके बेटे मारे गए, जिनके बेटे घायल हो गए, जिनकी हड्डियां फसलियां टूट गई। तो साथियों इसने जो है ना ये अब क्या किया, इसने जो है ना संन्यास ले लिया युद्ध से। 261 ईसा पूर्व के बाद जो है कलिंग युद्ध के बाद इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। तो अब ना इसने क्या किया साथियों, भैरी घोष क्या था, मतलब ये जो है जब युद्ध लड़ा करता था तो इसने जो है ना भैरी घोष को छोड़कर धम घोष की स्थापना कर दी, धम घोष अपना लिया। धम जो है धर्म का ही एक बदला हुआ रूप है, मतलब धर्म हम लोग हिंदी में कहते हैं, धर्म हम संस्कृत में कहते हैं, धम हम लोग प्राकृत में कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आई होगी। एंड ये ना साथियों अब भैरी घोष के स्थान पर इन्होंने धम घोष अपना लिया। तो ये जो क्या किया करते थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा? इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। अब आती है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? वो ली थी बच्चों उपगुप्त से, इनके गुरु थे उपगुप्त। एंड इनको जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो वो इनका एक भतीजा हुआ करता था निग्रोथ इनका भतीजा हुआ करता था, उससे इनको जो है बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा मिली थी। अब आते हैं कि साथ ही ये ना अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है इन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा स्टार्ट कर दी थी। ये जो है अपने राज्याभिषेक के यानी इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। इसके सो इन्होंने 8 साल बाद, इट मीन जैसे ही कलिंग का युद्ध हुआ ना 8 साल बाद, तो 261 ईसा पूर्व जो है इन्होंने क्या कर दी, अपनी तीर्थ यात्राएं स्टार्ट कर दी। एंड इसके जो है 2 साल बाद मतलब 269 ईसा पूर्व जो इनका राज्याभिषेक हुआ था, उससे 10 साल बाद यानी 259 ईसा पूर्व, इसमें उल्टे चलते हैं ना जैसे ईसा पूर्व में। तो ये जो है क्या इन्होंने जो है 10 साल बाद जो है ना 10 ईयर्स आफ्टर इसके कहाँ गए ये गए साथियों बोध गया में। कहाँ गए? बोध गया में। बोध गया जो है बिहार में एक जगह है, तो साथियों ये गए बोध गया में। एंड अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यानी 249 ईसा पूर्व, ये जो है 20 वर्ष बाद कहाँ गए? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में हम सभी को जैसा पता ही होगा, नेपाल में ये एक जगह है लुम्बिनी वन, वहां के कपिलवस्तु राज्य में, कपिलवस्तु ये नेपाल में है। इसी वन में जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसमें जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था साथियों। अब आता है कि इनके, अब हम पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। इन्होंने जो है ना सबसे ज्यादा स्तूप लिखवाए थे। इन्होंने जो है सबसे ज्यादा कितने? 84,000 स्तूप लिखवाए थे साथियों। इनके जो अभिलेख मिलेंगे आपको, जितने भी स्तूप मिलेंगे, इन्होंने 84,000 अभिलेख लिखवाए थे स्तूप की फॉर्म में। अब जो है इनके सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे? ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे लिखे हुए, ब्राह्मी लिपि में, जो कि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही मिलेंगे, इंडिया में। उससे कम जो है साथियों मिलेंगे इनके हम खरोष्ठी में। खरोष्ठी जो है ये जोन से लिखवाए थे तो ये पाकिस्तान में मिलेंगे। एंड जो इससे कम मिलेंगे वो आरमाइक लिपि में भी लिखवाए थे इन्होंने अपने कुछ एक अभिलेख, वो कहाँ पे मिलेंगे साथियों? अफगानिस्तान में। एंड जो है जैसे कहीं कहीं इन्होंने जो है ग्रीक भाषा में भी लिखवाए हैं साथियों। राजा अशोक को, सम्राट अशोक जी को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किससे मिली थी? ईरान के राजा थे, राजा डेरियस, ईरानी राजा हुआ करते थे, एक राजा डेरियस प्रथम। तो उनसे जो है इनको क्या मिली थी? अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। अब आता है साथियों कि ये ना मतलब अपने मोस्टली जो है इन्होंने अभिलेखों में क्या लिखवाया खुद को, तो मोस्टली अभिलेखों में जो है इनका नाम अशोक नहीं मिलेगा, ये मिलेगा
प्रियदर्शी, सॉरी, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। ये जो है साथियों मतलब कि जो इंसान, जो राजा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो उसको देवनाम प्रियदर्शी बोला करते थे। अब ये खोजा था 1750 में पादरी पेंसिलर ने, पादरी पेंसिलर ने जो है इनकी खोज करी थी 1750 में इनके अभिलेखों की, जिनको 1837 में मतलब 87 साल बाद जो है किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सोचिए मतलब इनकी जो है जो लिखवाए गए थे, इनके अभिलेख इनके लिखवाए हुए ना 87 साल तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। खोजा किसने, पादरी पेंसिलर ने। कब, 1750 में। पढ़े किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 में। अब आते हैं साथियों, जैसे इनके माता का नाम सुभद्रांगी, पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। इनके एक बेटा हुआ करता था और एक इनकी बेटी हुआ करती थी। इनके बेटे का नाम था कुणाल, महेंद्र एंड बेटी का नाम हुआ करता था साथियों संघमित्रा। जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था इन्होंने, तो ये जो है ना अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को इन्होंने जो है श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मतलब सम्राट अशोक जी जो है वो बौद्ध धर्म में कुछ ज्यादा ही लिप्त हो चुके थे। अब ये पूर्णतः युद्ध छोड़ चुके थे बिल्कुल ही इनके समय में, क्योंकि बिकॉज ये इतने ज्यादा ये राज्य जीत चुके थे। हाँ साथियों, अब बात आती है कि इन्होंने ना कितने जीते थे। इन्होंने साथियों कहते हैं 16 में से जो है ना 16 के 16 ही महाजनपद जीतते थे। इनके दादा ने 16 में से 8 चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। इनके समय में 5 साम्राज्य थे मेनली। 5 साम्राज्य कौन कौन से थे साथियों, उत्तरापथ, साथियों दक्षिणापथ एंड कलिंग, एक था प्राची, कलिंग या प्राची, और एक और था साथियों जिसका नाम है एक सेकंड, लास्ट वाला कौन सा था यार, प्राची हो गया अपने पास, हाँ अवंती, सॉरी, तो ये था अवंती। अब आती है साथियों इनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी हुआ करती थी स्वर्णगिरी, कलिंग की राजधानी हुआ करती थी साथियों खोसली, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र, एडजस्ट करो यार। अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन या फिर उज्जैनी। अब आता है साथियों कि इनकी बेटी संघमित्रा होगी, हाँ सच, इनकी जो है ना 5 पत्नियां थी इनकी। कितनी पत्नियां थी इनकी, 5 पत्नियां। जो सबसे फेमस थी इनकी उसका नाम था कारुबाकी, और एक जो है कई बार महादेवी का भी जो है जिक्र आ जाता है। जो इनकी फेवरेट थी वो थी कारुबाकी। तो कारुबाकी के कहने से वो जो है हम इन्होंने जो है युद्ध को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन पूछी जाती है साथियों बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्स में, कि जब इन्होंने ना कलिंग को जीता था, तो साथियों कलिंग को जीतने के बाद जो है एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रोमिल्ला थापर जी। क्या नाम था इनका, रोमिल्ला थापर जी। इन्होंने क्या बात कही थी कि कलिंग को जीतने के बाद सम्राट अशोक के पास कुछ भी जीतने के लिए वो बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि इनके पास सिर्फ हाथियों की कमी थी। एक कलिंग ही तो रह गया था, मतलब जिसको अपने उसमें मिला नहीं पा रहे थे। हाथी चाहिए थे, हाथी भी आ गए। मतलब जैसे हम लोग आज देखते हैं, आप लोग भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आज आप सब में एक भूख है कि हम नौकरी लग जाए, अपनी पसंद का घर बना लें, अपनी पसंद की लड़की से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, माँ बाप अच्छे से सेटल हो जाए, मतलब हम उनकी अच्छे से सेवा कर लें, ऑफिसर लग जाएं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप वो लग जाओगे ना, जैसे कि मान करके चलो आप लोग आज से 5 साल बाद ये सब कुछ अचीव कर लेते हो 2029 में, तो साथियों तब है ना आप पर भी यही फिट होगा रोमिल्ला थापर वाली जी बात।
जो उर्मिला थापर जी ने कही थी। मतलब ये जीतने के बाद अब आप जो है सब कुछ जीत चुके हो, अब आप लोगों के पास कुछ जीतने को ही नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि इंसान की जो है कभी इच्छाएं मरती नहीं है, वो जो है चलती रहती हैं। अब आता है साथियों कि जो इनकी पत्नी थी कारूबाकी, कारूबाकी का जो है ना एक अभिलेख मिला है, वो मिला है साथियों कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा? कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की। कौशाम्बी अभिलेख मिला है इनका, जो कि अब आजकल जो है कहाँ पे साथियों उसको जो है वहां लेके जाया गया था, इलाहाबाद में। एंड एक बात आता है कि ये सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाए? तो ये बनवाए थे बच्चों राजा अशोक ने। कितने बनाए थे? 84,000। एंड इनमें से उस सबसे जो बड़ा था यानी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट जो स्तूप है इनका साथियों वो है सांची का स्तूप। कौन सा है साथियों? सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यह है साथियों मध्य प्रदेश में। एंड इनका जो है ना सबसे फेमस आता है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनका जो है कौन सा स्तूप है? वो है साथियों शांति स्तूप। शांति स्तूप ये है किसमें? ये साथियों उसमें था जो मगध की राजधानी थी। अब मगध की राजधानी आप लोग ऑप्शन में बताएंगे सभी। मगध की राजधानी का क्या नाम था? राजगृह था यार, और क्या था? तो सबसे जो बड़ा था इनका स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, सबसे फेमस स्तूप इनका शांति स्तूप राजगृह में। अब आता है साथियों इनका जो है ना ये जो एक बिहार में जगह है, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। वहां पे एक साथियों है जगह, वहां पे है, उस शहर का नाम है बराबर। क्या नाम है? बराबर। तो वहां पे ना इन्होंने 4 गुफाएं बनवाई थी बच्चों। उन चारों गुफाओं का नाम क्या था? चारों गुफाओं का क्या नाम था उनका साथियों? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा एंड विष्णु झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विष्णु झोपड़ी। तो ये जो है ना अब इन्होंने जो है दान में दे दी थी। एंड ये दान में अगर इन्होंने किसको दी थी? ये दी थी साथियों आजीवक संप्रदायों को, आजीवक संप्रदाय वालों को। चारों की चार झोपड़ियां सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी जो है इन्होंने किसको दे दी थी दान में? आजीवक संप्रदाय वालों को। आजीवक संप्रदाय के जो फॉलोवर थे वो इनके पिता बिंदुसार हुआ करते थे। ये बौद्ध धर्म को मानना करते थे। इनके दादाजी जो जैन धर्म को माना करते थे। इनके दादाजी का नाम अब आप बताएंगे, मैं नहीं बार बार बताऊंगा। अब आती है बात साथियों कि आजीविक संप्रदाय के कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो उनका नाम था मोगली पोतिस गोसाल। मोगलिस पोतिस गोसाल। और साथियों एक और क्वेश्चन आता है कि अशोक के टाइम में ना एक बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के टाइम में साथियों एक जो है बौद्ध संगति हुई थी। ये हुई थी बच्चों 251 से या फिर 250 ईसा पूर्व। ये जो है कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में ही करवाई थी इन्होंने, जिसके जो है ना अध्यक्ष इन्होंने मोगली पोतिस गोसाल को ही बनाया था। मोगली पोतिस गोसाल। एक और चीज साथियों इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को कभी भी इन्होंने राजकीय धर्म नहीं बनाया, किसी पर उनको थोपा नहीं। ये जो है बोला करते थे मतलब कि जिसको ये क्या करना है, अपनाना है, वो अपना सकते हैं। बाकी साथियों जिसको ये नहीं अपनाना वो जो है अपना जो भी धर्म अपनाना चाहे उसको जो है अपना सकते हैं। फिर वेल अब आते हैं साथियों इनके कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, जैसे एक्चुअली साथियों आप लोगों का मतलब कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले रहा। दैट्स वाई ये जो है एक पॉइंट इस नोट्स में से देख करके लिखवा रहा हूँ। आई होप आप सभी समझ पाएंगे इस चीज को। अब आती है बात की साथियों इनके है ना जो एक है सबसे शिलालेख है जिसका नाम है रूमनदेई। रूमनदेई ये शिलालेख इनका कहाँ पर मिला है? रूमनदेई शिलालेख। रूमनदेई शिलालेख इनका मिला है साथियों लुम्बिनी वन में। अब लुम्बिनी वन आप बताएंगे, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि लुम्बिनी वन जो है कहाँ है और वहां पे क्या हुआ था, किससे रिलेटेड है। साथियों जो ये रूमनदेई शिलालेख वो लिखवा के आए थे लुम्बिनी वन, जब सम्राट अशोक गए थे ना अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, तो ये ना वहां पे जो ये लिखवा कर गए थे। इसमें ना इनका जो है किस बारे में है ये, इसमें जो इनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। अब आता है साथियों सेकंड नंबर पे है जो इनकी पुत्री जो इनकी वाइफ हुआ करती थी कारूबाकी। कारूबाकी का जो है एक कौशाम्बी में मिला है अभिलेख, कौशाम्बी में। ये जगह कहाँ पे है साथियों, ये है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी वत्स, अब आप बताएंगे यूपी में है या बिहार में है, आप लोगों का ये जो है टारगेट है एक। अब साथियों आता है कि जो कौशाम्बी अभिलेख है ना, इसको जो है अकबर, कौन, जो मुगल राजा अकबर आए थे वो जो है इसको प्रयागराज ले गए थे। मुगल राजा जो है अकबर इसको प्रयागराज में ले गए थे। अब आता है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख, टोपरा कहाँ है, ये तो साथियों हमारे पास ही है यार, यमुनानगर में। टोपरा यमुनानगर मतलब हरियाणा में, हरियाणा वाले। तो ये जो है, और एक है साथियों इसका मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख तो आपको पता ही है, मेरठ यूपी में है। तो इन दोनों को ना साथियों दिल्ली को, मतलब सॉरी टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को, इन दोनों को जो है ना अब दिल्ली ले गया था एक शासक, जिसका क्या नाम था, तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसलिए जो है साथियों इनके अभिलेखों को जो ना कई बार दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है और दिल्ली मेरठ अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि टोपरा वाले को जो है वो दिल्ली ले गया था, मेरठ वाले अभिलेख को भी जो है दिल्ली ले गया था। अब आती है साथियों पांचवा, एक अभिलेख का नाम था इनके जो है रामपुरवा। रामपुरवा ये है साथियों बिहार में, इनका बिहार से मिला है। एंड अब आता है एक जो है लोरिया नंदनगढ़। क्या नाम है, लोरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ ये भी साथियों कहाँ पे है इनका, हम बिहार में। और कहाँ से मिला है इनका अभिलेख, एक ये है लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज ये भी कहाँ से मिला है, बिहार से। अब एक है साथियों कलिंग अभिलेख। ये तो आप सभी को पता ही होगा, कलिंग की राजधानी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, या राजा खारवेल ने लिखवाया होगा। हालांकि जो है इन्होंने ये जो है ना कलिंग अभिलेख में जो है, कलिंग अभिलेख में जो है इन्होंने जो है एक तो प्रजा को अपनी संतान बताया है, कि जो जितनी भी प्रजा है उसको संतान बताया, मतलब राजा जो है ना एक पिता समान होता है पूरी प्रजा का। तो फर्स्ट टाइम अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी प्रजा को जो संतान बोलने वाला राजा था वो अशोक थे। अब आती है कलिंग अभिलेख में इन्होंने जो है एक शांति का भी संदेश दिया था। वो बात अलग है कि इन्होंने जो है कलिंग की शांति को खुद ही उजाड़ दिया था, परंतु बाद में तो सुधर गए थे ना। अब आता है एक शेर ए कुना अभिलेख का। शेर ए कुना ये साथियों इनका मिला है अफगानिस्तान से। कहाँ से मिला है, गया जी अफगानिस्तान से। शेर ए कुना अभिलेख कहाँ से मिला बच्चों। अब आता है बात की साथियों, आई होप आप सभी इसको साथ के साथ जो है नोट कर रहे होंगे। अब आई होप आप सभी जो है नोट्स भी बना रहे होंगे साथियों। अब आगे बात आती है कि जो इन्होंने धम्म यात्रा शुरू की ना, जब ये तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो उसका पता किससे चलता है, तो उसका साथियों पता चलता है राहुलोवाद सूत्र से। किससे साथियों, राहुलोवाद सूत्र से। क्या पता चलता है, इनकी धम्म यात्रा के बारे में। धम्म यात्रा के बारे में, धम्म यात्रा पे जो है हम साथियों इन्होंने 256 रातें गुजारी थी। एंड एक आती है कि अब अपनी धम्म यात्रा से ना ये क्या सीख के आए, कि मतलब लोगों के जो इन्होंने जो है मतलब यानी क्या संदेश दिए, इन्होंने दिया कि एक तो जो है ना लोगों को जो है दान करना चाहिए, एक है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, एक है कि साधु की भांति रहना चाहिए। अभी साधु की भांति मैं आपको बताऊंगा। अब एक आता है कि इंसान को जो है ना सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, एंड एक जो है उसको साथियों दूसरों पे जो है दया भी आनी चाहिए, मतलब जिसको एम्पैथी बोलते हैं। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स की जो तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथी वो समझ सकते हैं दैट व्हाट इज एम्पैथी। जैसे सिंपैथी होती है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ऐसी एम्पैथी होती है समानुभूति। मतलब सहानुभूति ये है अगर आप दूसरे के दुख को समझ पा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी के कि ये उसका दुख है। अगर आप दूसरे के दुख को जो है खुद के लेवल पर रख के देख पा रहे हैं तो उसको समानुभूति यानी एम्पैथी बोलते हैं। तो सेम यही पे साथियों भी दया, यानी जब हम किसी पे दया करते हैं, अगर किसी साथी, अगर किसी के जो है कोई चोट लगी है या किसी के शरीर का कोई अंग नहीं है, तो हम जो है उसको कितनी डीपली समझते हैं, हमें उस पर कितनी दया आती है। तो इस चीज की बात करी गई थी कि इंसान को जो है ना दयालु नेचर का भी होना चाहिए। और एक आती है बात की लोगों के जो है ना मतलब जो है कल्याण के लिए
सदा रेडी रहना चाहिए, सदा तैयार रहना चाहिए। कल्याण मतलब जरूरतमंदों की वो जो है सेवा करनी चाहिए। अब जरूरतमंदों की सेवा का मतलब ये नहीं साथियों कि कोई बुजुर्ग जो है आप लोगों को बोलेगा कि मेरे हुक्के में जो है क्या बोलते हैं उसको यार, वो डालते हैं जो तंबाकू डाल कर दे दें, आपने उसको हुक कवर के दे दिया, हुक कवर के आपने दिया, आपने इट मींस उसका जो है आपने कल्याण नहीं किया, वो आपने विनाश कर दिया, उसका भी एंड खुद भी एक पाप कमा लिया। तो साथियों सेवा उसे नहीं बोलते, कल्याण उसे नहीं बोलते। कल्याण आएगा मतलब जैसे आपने जो है किसी जरूरतमंद की यानी किसी भूखे को आपने रोटी खिला दी, ठंड का मौसम है उसमें उसको क्या है, जैसे उसको अपना वो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्वेटर चाहिए, कोटी चाहिए, आपने उसको वो दे दिया, आपने उसको ठंड से बचा लिया। भूखे को आपने रोटी दे दी, एंड किसी को कहीं पर पहुंचना था सो आपने जो है उसकी वहां पे जो है हेल्प कर दी उसकी। ठीक है साथियों। एंड जो साधु है कि मतलब साधु के जैसे कैसे रहना चाहिए, इट मीन्स साधु, साधु कैसे मतलब बंदे को ना सॉरी इंसान को अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। जैसे कि श्री राम जी एक वैराग्य के बड़े अच्छे प्रतीक मिलते हैं। जब उनको बोला गया था कि आप जो है इस पूरे साम्राज्य के इतने बड़े राजा बनने वाले हैं, तो तब भी आराम से खड़े थे, आराम से नॉर्मल। नेक्स्ट डे जब उनको बोला गया कि आप लोगों को आपको जो है श्री राम जी 14 वर्ष के लिए जो है आपको वनवास में जाना पड़ेगा, वो तब भी आराम से नॉर्मली खड़े थे। इसको बोलते हैं वैराग्य। मतलब यानी ना तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना, ना सुख में बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा खुशी हो जाना भी मतलब डीजे बजवा देने एंड अपने पड़ोसियों को ही ना सोने देना। ठीक है ना बच्चों, तो हमें वैसा नहीं करना है। तो अब आती है बात साथियों कि इनके जो है ना अशोक ने जो है सबसे ज्यादा किसके बनवाए थे, लकड़ी के भवन बनवाए थे। अशोक ने वो सबसे ज्यादा लकड़ी के भवन बनवाए थे। एक जो है अशोक स्तंभ बनवाया था इन्होंने, अशोक स्तंभ बनवाया था इन्होंने। एक जो है इनमें इनसे जो है ना क्या बनवाई थी इन्होंने, उस दीदारगंज, दीदारगंज एक ये जगह है कहाँ पे, पटना में, दीदारगंज। तो साथियों इन्होंने जो है ना वहां पे क्या यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनवाई थी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनवाई थी। अब आता है साथियों की जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र, तो उसको जो है इन्होंने जो है इतने ज्यादा सहेज के रखा था, इतना ज्यादा बढ़िया कर दिया था कि पाटलिपुत्र को आज भी क्या कहते हैं, आज भी उसको जो वर्ल्ड वाइड नगरों की रानी कहते हैं। अब आती है साथियों कि इनका जो है ना पुत्र हुआ करता था राजा कुणाल। तो जैसे इन्होंने वो जो हमने पढ़ी थी ना सुदामा कर्ण चोपड़ा और विष्णु चौपड़ी चारों गुफाएं जो है दान में दे दी थी, तो राजा कुणाल ने भी जो है नागार्जुन की पहाड़ियां दान में दे दी थी। नागार्जुन की पहाड़ियां जो है इन्होंने दान में दे दी थी। नागार्जुन जो है उनके नाम पर बनवाई थी। नागार्जुन जी एक बड़े ही महान यानी केमिस्ट हुआ करते थे, मतलब केमिस्ट्री की उनको इतनी अच्छी नॉलेज थी कि वो जो है ना ऐसी विद्या भी जानते थे हम कि वो जो है लोहे से भी सोने को उत्पन्न किया करते थे। मतलब इतनी ज्यादा गजब की विद्या थी इनकी। नागार्जुन जो है किसके दरबार में साथियों, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क कौन थे, कुषाण वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे। इनको जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किनको, नागार्जुन को। सर आपको इतनी सारी बातें याद कैसे होती हैं बच्चों दिमाग से? आप भी साथियों जब करेंगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की, तो आप लोग भी जो है सब कुछ करने लग जाएंगे। आप भी जो है आपके जो है क्या हो जाएंगी, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। अब आती है साथियों बात राजा वृहद्रथ की। राजा वृहद्रथ जो है ना इसको भाई ये जो है मगध का संस्थापक माना जाता है साथियों। मतलब मगध का जो है पहला राजा भी इन्हीं को बोला जाता है, किसको, वृहद्रथ को। ये कौन था, राजा अशोक जी का वंशज था। और मगध का जो है अंतिम राजा भी इन्हीं को बोला जाता है। देख रहे हो बेटा कोइंसिडेंस, पहला राजा भी और अंतिम राजा भी कौन, वृहद्रथ। वृहद्रथ जो था ना इसका सेनापति हुआ करते थे साथियों पुष्यमित्र शुंग। कौन हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग। शुंग जो कि जाति से एक ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण यानी पंडित जी। जाति से भी और कर्म से जो है क्षत्रिय हुआ करते थे, यानी सेनापति थे तो क्षत्रिय वाला धर्म निभाया करते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है ना मतलब इसको वृहद्रथ को जो है अपने राजा को मार दिया था। किस कारण से, क्योंकि इनके समय में यवन आक्रमण हो रहा था, तो ये जो है उसके लिए इतने एक्टिव नहीं थे राजा वृहद्रथ जी। तो बाकी साथियों बात आती है इसके बाद जो है कुणाल हो गया, वृहद्रथ हो गया, अशोक के बाद बस इसके बाद जो है साथियों इसने अब ये जो है सम्राट अशोक के बाद जो है इनके वंश का जो है सर खात्मा ही हो गया था बाद में जो है होते होते, क्योंकि इनकी अशोक की मृत्यु के बाद जो है ना बहुत ज्यादा अनेकों टुकड़ों में टूटने लग गया था इनका साम्राज्य जो था। अब बात आती है साथियों की, मतलब वही बात है कि सम्राट अशोक ने जो है अपना युद्ध छोड़ दिया
बौद्ध धर्म को अपनाना एक अच्छी बात थी, लेकिन कहते हैं नेवर सोल्ड योर स्वॉर्ड एट एनी कॉस्ट। राजा का जो है कभी भी अपनी तलवार नहीं बेचनी चाहिए। तो साथियों बस आज इतने ही लिए आज तक के लिए। बाकी साथियों हम जो है कल पढ़ेंगे नेक्स्ट राजा के बारे में। इसके बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद जो है हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे, कण्व वंश पढ़ेंगे साथियों, बहुत सारा। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।